बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एशिया के अंदर सियासी शतरंज की चाल बिछ चुकी है और अमेरिका आ रहा है और मुस्तकबिल का मंजरनामा भी अब हमारे सामने आ चुका है। हमारे एक हमसाये ने हमारे दूसरे हमसाये को कहा जाता है ना कि अपना बाप बना लिया है, गधे ने अपना बाप बनाया है। अब इसमें गधा कौन और बाप कौन, इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। और अफगानिस्तान को चार तरफ से ठोकने का प्लान बन चुका है। देखें, आज DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी कहानी बताई और उसका लुब्बे लुबाब ये था कि अफगान तालिबान बाज आने वाले नहीं हैं। और मैं इस बात को पहले दिन से ही तस्लीम करता हूं। 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने अफगान तालिबान क्या अफगानिस्तान के बारे में कुछ कहा था। ये मैं आपके सामने रखता हूं, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। रूमी बदला, शामी बदला, बदला हिंदुस्तान, तू भी ए फरजंदे कोहिस्तान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान ए गाफिल अफगान। इसके बाद वो कहते हैं कि मौसम अच्छा पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा दहकान, अपनी खुदी पहचान ए गाफिल अफगान। और उसके बाद वो आखिर में वो बात करते हैं जो आज इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर चल रही है। तेरी बेइल्मी ने रख ली है बेइल्मों की लाज, आलिम फाजिल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, अपनी खुदी पहचान ओ गाफिल अफगान। और ये जो दीन ईमान बेचने वाली बात है, ये कहानी आज से नहीं, ये बहुत पुरानी कहानी है। और हमने ये देखा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दीन ईमान बेचने का सिलसिला दहाइयों से चल रहा है, बल्कि सदियों से चल रहा है। वहाँ पे किसी भी आलमी ताकत ने अगर कोई बगावत करवानी होती है तो जहाद के नाम पे इसी तरह शर पसंदों को खड़ा किया जाता है। और वहाँ पे जो गाफिल अफ़गान हैं उनको जहाद के नाम पे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक कि लोगों के मासूम बच्चों को खुदकश हमला आवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान ने हमेशा अपनी जंगी इकोनॉमी यानी जंगी मईशत के ऊपर इन्हिसार किया है। और हम ये पिछले 70-80 सालों से देख रहे हैं कि या तो वो आपस में लड़ते हैं, या अपने हमसायों से लड़ते हैं, या फिर वो आलमी ताकतों से लड़ते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा महाज खड़ा होने वाला है और उसके अंदर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान समेत बहुत से ममालिक शामिल होने वाले हैं। और जो खुद अफगानिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस है, चाहे वो AFF हो या NRF हो या दीगर सेगमेंट्स हो, वो सब एक्टिवेट हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान को हर तरफ से उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद बहुत बुरे तरीके से उलझता जा रहा है। अब हमने ये देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने बैक वक्त ANI, NDTV, चैनल 18, इंडिया टुडे, पता नहीं कितने जो चैनल्स हैं उनको जाके इंटरव्यू दिया। और ये इंटरव्यू मेरे लिए बड़े ही हैरान कुन थे। वो भारत जिससे हम जंगे लड़ रहे हैं, जिनके साथ लड़ना इस वक्त हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, जो हमारी बका के पीछे लगा हुआ है, ये हमारा ज़मीर वैसे ही गवारा नहीं करता कि वहाँ पे जाके हमारे साबिक वज़ीर आज़म की बहन इस तरीके से इंटरव्यूज़ दें। और बात यह है कि सारी दुनिया इस वक्त ये पूछ रही है कि आखिर उनका वहाँ पे जाके इस तरह के इंटरव्यूज़ देने का मकसद क्या है। अब इस हवाले से सियासी तज्ज़ियाकार जैसे कि नजम सेठी हैं, वो वाज़िया तौर पे ये कह रहे हैं कि PTI रहनुमा ही इसके अंदर राब्ता कार है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अब से 2 महीने पहले इमरान खान के कत्ल की अफवाहें और कत्ल की प्लानिंग की बातें जो बाहर बैठे व्लॉगर्स हैं उन्होंने फैलाना शुरू की थी। और उसी बयानिए को इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए या इमरान खान को जिंदा रखने के लिए भारतीय मीडिया में मैराथन ट्रांसमिशंस की जा रही हैं। कोई बंदा पूछ सकता है कि क्या भारतीय मीडिया के तमाम तर मसले खत्म हो गए हैं जो वो साबिक वजीर आजम इमरान खान के बारे में एक ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आम तौर पे हमने ये देखा है कि बाहर बैठी हुई PTI की नाम नेहाद लीडरशिप वो तमाम हरकतें करने की कोशिश कर रही है जिससे यहाँ पे बैठी अस्करी क़यादत को
तकलीफ पहुंचे और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जो बातें मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं वो भारतीयों के तो 14 तबक रोशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको खुश जरूर कर देंगे। अब आपको पता है कि एक नोटम जारी किया गया था खलीज बंगाल के अंदर भारतीय नेवी की तरफ से कि वो 2 से 4 दिसंबर के दरमियान तकरीबन 3450 किलोमीटर लंबी एक पट्टी, हवाई पट्टी को उन्होंने नो फ्लाई जोन करार दिया था और कहा यह जा रहा था कि जनाब वहां पे एक जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका तजर्बा किया जाएगा और ये बैलिस्टिक मिसाइल सब मैरीन से फायर किया जाएगा। तो इतने में हमारे पास ये खबर आज आ जाती है कि जनाब बहीरा हिंद के अंदर और वहाँ पे खलीज बंगाल के पास 4 चीनी जो जहाज़ हैं वो पहुँच चुके हैं और हमने ये देखा है कि उनके जो मकासद हैं वो बड़े ही हैरान कुन हैं। असल बात यह है कि ये जहाज़ वहाँ पे खड़े होके करेंगे क्या। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि इन जहाज़ों का काम सर्विलेंस है और ये सर्विलेंस करेंगे, लेकिन ये किस किस्म की सर्विलेंस करेंगे? क्या इन हालात के अंदर भारत बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि एक जहाज़ जो है वो खड़ा हुआ है इस वक्त, लैनहे 101 जो है वो श्रीलंका में गाले की तरफ वो जा रहा है, जबकि दूसरा जहाज़ शीयान 6 जो है वो जियोफिजिकल समुद्री तहकीक में महारत रखता है, वो जा रहा है मॉरिशस की तरफ। और एक आबदोज से लेज बहरी जहाज शेनहाई हाउ जो है ये जा रहा है बहरा हिंद की तरफ ऐसा। और जो चौथा जहाज है लेनहाई 201 ये पहले ही डियागो गार्शिया के करीब फाल पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर कहा यह जा रहा है कि भाई बताओ इसका मकसद क्या है और ये यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है। अब जो नोटम जारी किया गया था वो विशाखापट्टनम से तकरीबन 3485 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन जो चीनी कार्रवाई है ये मिसाइल ट्रैकिंग से बाहर है कहा यह जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो सारा इक्विपमेंट है ये सूती जंग में महारत हासिल करने के लिए तमाम तर सर्वेस किए जा रहे हैं और ये समझना कि आवाज किस तरह पानी के मखसूस कालमों के जरिए सफर करती है, बहरिया को अपनी आबदोजों को ज्यादा मौसर तरीके से छुपाने और तवील फासले पर मुखालिफ आबदोजों का पता लगाने के काबिल करती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यह मिसाइल कौन सी भारतीय आबदोज से फायर किया जाएगा, तो आपको सारा खेल आगे जाके समझ आ जाएगा। अगर चीन के पास इन ज़ेरे आप खसूसियात के नक्शे हैं तो वो ये मॉडल बना सकता है कि किस तरह इसकी अपनी आबदोजें बशमूल अगली नस्ल की SSBNS 096 को IOR में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थ के लिए खुद को रूट करना चाहिए। अभी ये IOR क्या है? IOR जो इंडियन नेवी है वो टर्म यूज़ करती है इंडियन ओशियन रीजन के लिए, और ये जो तमाम तर आबदोज़ें हैं वहाँ पे ये सारे का सारा जो डाटा इस वक्त इकट्ठा करने जा रहे हैं ये उनको ट्रैक करने में मदद फराहम करेंगी। आपको जहाज़ों के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का तो पता होगा, जब किसी भी जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी मुल्क के पास चला जाए तो उसके लिए जब भी इस तरह का कोई सिग्नल रडार पे आता है तो ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि ये JF-17 है, ये F-16 है या ये J-10C है या कोई और इस तरह का तियारा है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनमें जो मिलिट्री और साइंटिफिक पर्पसेस तो इसके अंदर मौजूद हैं ही हैं, इसमें ये एयर ट्रैफिक को भी मॉनिटर करते हैं और सोनार सिग्नल्स क्या हैं? साउंड वेव अंडर वाटर नेविगेशन को डिटेक्ट करने के लिए, और इसके साथ ही कॉल साइंस ऑफ वारशिप यानी कि जो उनके जहाज़ हैं उनके कॉल साइंस क्या हैं और जो उनकी सबमरीन्स हैं उनके कॉल साइंस क्या हैं, और ख़ास तौर पे स्पेसिफिकेशन ऑफ एयर लॉन्च मिसाइल भी इससे हासिल किए जा सकते हैं। अब ये सारे का सारा मामला चल रहा है और अब बात यह है कि ये सब कुछ जो हो रहा है तो भारत वहाँ पे ऐसा क्या करने जा रहा था, जो इससे पहले भी खबरें आई हैं हमारे पास कि इंडियन ओशन के अंदर चीन की जासूसी जहाज़ जो है मौजूद है। जुलाई में भी खबर आई थी, लेकिन एन नोटम जारी करने के बाद उस पोजीशन में इन जहाज़ों का पहुँचना कोई मामूली बात नहीं है।
अब इंडिया ने जो नोटम जारी किया था उसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक K4 सबमरीन जो है उससे लॉन्च्ड मिसाइल जो है, जो यानी सबमरीन लॉन्च मिसाइल है, वो K4 नाम है मिसाइल का, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो सबमरीन है ये न्यूक्लियर सबमरीन है। इसका मतलब ये है कि ये K4 भी न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको ले जाने की सलाहियत रखता है, या एटलीस्ट उस न्यूक्लियर मिसाइल का अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या कॉल साइन या दीगर चीज़ें या साउंड वेव अगर तहकीक कर ली जाती है तो उसको ट्रेस करना जंग के दौरान कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हमने लास्ट टाइम जब जंग हो रही थी उस वक्त भी ये देखा था कि जो विक्रांत है, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का, वो जंग के दौरान जाके बंबई के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि हमारी आबदोजें अपने निशाने लेके अपने मिसाइलों के साथ पानियों में बैठी हुई थी खामोशी के साथ, कि अगर भारत इस तरफ से कोई भी अग्रेशन करता है तो उसके जहाज़ों को 1 मिनट में समंदरबुर्द कर दिया जाएगा। और अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। लेकिन ये इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि इससे पहले आपको पता है कि इंडियन एयर चीफ बार बार रो चुके हैं कि भाई हमें तो जहाज़ नहीं मिल रहे, हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास तो सप्लाई लाइन नहीं है, चाइना की सैटेलाइट्स हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, तुर्की सपोर्ट कर रहा है और पता नहीं क्या कुछ सपोर्ट कर रहा है। तो अब वहाँ पे वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, ये वहाँ पे जो मगरबी उनकी कमांड है उसके ये सरबराह हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान मई के महीने के बाद से जिस तरीके से असले की शॉपिंग कर रहा है ये इंतहाई तशवीशनाक है। और इस वक्त इंडिया की कांपें टांग चुकी हैं कि पाकिस्तान अगली जंग में भारत के साथ क्या करने वाला है। और इसके साथ ही वो ये बताते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक़ और कोऑर्डिनेशन, ये जो मार्का हक हुआ है इसके बाद किसी से ढका छुपा नहीं है। और पिछली 1 दिहाई के अंदर चीन ने अपनी बहरिया के अंदर इतने फ्लीट ऐड किए हैं जो कि इंडियन नेवी के तमाम तर फ्लीट से ज़्यादा हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत के एडमिरल चीन की नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी नेवी करार दे रहे हैं। और इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि जो उनका नया एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान कमीशन हुआ है जिसमें 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं, यानी J-35 और J-36 और J-50, तो ये उन्होंने कहा है कि ये बड़ी ही तशवीश की बात है और ये आलमी अज़ाइम और इस तरह की बातें करके वो निकल गए हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ख़ुद को बड़ी तेज़ी के साथ मुसल्ला कर रहा है और वो तमाम तर कमज़ोरियाँ जो कि उस ऑपरेशन के दरमियान हमारे सामने आई कि पाकिस्तान का अगर दिफा कमज़ोर है, पाकिस्तान का अगर अटैक कमज़ोर है, या पाकिस्तान को कोई इस तरह का मिसाइल चाहिए, पाकिस्तान को इस तरह की आबदोज चाहिए, पाकिस्तान को इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, वो सब की सब पूरी की जा रही हैं। और यही वजह है कि भारत भी भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन भारत की बदनसीबी देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर 3 ऐसी ताकतें हैं जो कि जिनका असला पूरी दुनिया के अंदर बिक सकता है या वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिनमें पहले नंबर पे अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात आप सबके सामने हैं। F-35 ये मर के भी नहीं लेंगे और अगर ले भी लिया तो उसका कोई मकसद नहीं होगा पाकिस्तान के खिलाफ, ये कभी भी उसको मैदान में नहीं उतारेंगे क्योंकि उसका जो हशर करेगा पाकिस्तान आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि जहाज़ जो है अब वो सिस्टम से चलते हैं, वो अपने कोड से चलते हैं, वो मल्टी डोमेन सिस्टम से चलते हैं और उनके साथ इंटीग्रेटेड मिसाइल ये फैसला करते हैं कि उस जहाज़ ने स्टैंड ऑफ पोजीशन के अंदर क्या परफॉर्मेंस देनी है। इसके साथ आप दूसरे नंबर पर रशिया के साथ मुआहदों की बात की जा रही थी। 80% भारतीय असला जो है वो रशिया से लिया हुआ है। और अब आपको पता है कि Su-57 की बातें भी की जा रही थी। तो अब प्यूटन जो है वो अगले हफ्ते, यानी कि आप ये कह लें कि 4 से 5 दिसंबर के दरमियान प्यूटन भारत पहुंचने जा रहे हैं। तो वहां पे अब क्या होगा? अब कहने को तो ये एक जंगी हिकमत अमली भी हो सकती है, लेकिन भारतीय सेक्रेटरी दिफा
राजेश कुमार ने कहा है कि कोई बड़े दिफाई मुआहदों का किसी भी तरीके से ऐलान मतवक्का नहीं है। हाँ, S-400 के ऊपर पेशरफ्त की बात की जाएगी। रशिया को कहा जाएगा कि भाई जो हमने S-400 खरीदे हुए आपसे, आपने 2 दिए या 3 दिए, बकाया भी आप हमें दे दें, और 5 और लेने के लिए बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि आर्कटिक के अंदर हमने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं रशिया के, वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बहरा हिंद के अंदर रशिया हमारे इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ। अब चाइना और रशिया तो अपनी गेम बना रहे हैं भाई, वो आपसे लेके चीज़ों को क्यों इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि भारत को यह नहीं पता कि उसने कौन सा असला लेना है और वो असला कहाँ से लेना है, और उसमें सर्रे फहरिस्त है 5th जनरेशन फाइटर जेट। J-35 चाइना कभी उसको देगा नहीं। इसके साथ ही F-35 की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर पीछे बचा था Su-57, और Su-57 का जो ओरिजिनल वेरिएंट है वो रशिया ने देने से इनकार कर दिया। इससे पहले भारतीय मीडिया बड़ी बातें फैला चुका था कि जनाब Su-57 की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, वो सारे के सारे भारत में संभल होंगे, और इसमें ये कह रहे थे कि जी हमारा रेडार लगेगा, हमारा फलां लगेगा, हमारा डिमका लगेगा। तो अब तक जितनी भी मैंने बातें इंडियंस की सुनी है, बातों में तो ये जंग जीत जाते हैं, लेकिन मैदान में आके ये जंग हार जाते हैं, और अब Su-57 भी इनको नहीं मिलने वाला। लेकिन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमारे पास जो इतलात इस वक्त आ रही हैं उसके मुताबिक भारत ने अफगान तालिबान को असला देना शुरू कर दिया है, और जो इस्राएली ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे, उन्हीं तरह के कुछ मिलते जुलते ड्रोन्स जो हैं वो अब अफगानिस्तान भी पहुंच चुके हैं और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जो हमारे पास अभी तक मुबैना इतलात आई हैं, ताजिकिस्तान में चीनियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी इसराइली ड्रोन था, और उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। और हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस पर हमले के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। पाकिस्तान अपना ऐलान जंग कर चुका है, ताजिकिस्तान की फ़ौजें इस वक्त बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, और आलमी ताकतें जो हैं वो अपनी नई स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, और लगता यह है कि जब से अमेरिका ने पाकिस्तान को एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर अपना स्ट्रेटजिक एली बनाया है, और वो भरोसा कर लिया है उसने पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को छोड़ के, अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ गर्म होने जा रही हैं। और पाकिस्तान का भी एक बड़ा इम्तिहान है कि उसने चीन और अमेरिका के मुफादात के दरमियान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।